चैप्टर चल रहा था जी अपना प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंदर अपन पढ़ रहे थे, चैप्टर चल रहा था अपना प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंदर अपन पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने हुम को देख लिया, हल्का सा एक लाइन वाला विच भी देख लिया हमने, है ना, कि एनिमल्स के लिए थिंग्स के लिए लगाना हो तो अपन विच का यूज़ करते हैं। मैंने कहा था विच पे कुछ अच्छे एरर्स आते हैं, आज विच का एक और जो बढ़िया टाइप है जहाँ पे विच लगाया जाता है, एक आ जाएगी, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएगी, ठीक है। दैट हमने पढ़ा, दैट कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, एम्फेसिस के केस में लगाते हैं, या फिर एनिमल प्लस ह्यूमन बीइंग का या एनिमल प्लस थिंग का कॉम्बिनेशन बन जाए वहाँ दैट लगाते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा जी, एक रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड बात है, रिलेटिव प्रोनाउन पर ही बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, उसको देख लो, ठीक। बुक में इसके लिए जो रूल लिखा होता है, बुक में इसके लिए जो रूल लिखा होता है, बुक में इसके लिए जो रूल लिखा होता है वो ये लिखा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटेसिडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब लेते हैं अपने एंटेसिडेंट के अनुसार, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वर्ब लेते हैं अपने एंटेसिडेंट के अनुसार। अब ये एंटेसिडेंट क्या चीज़ होती है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी सेंटेंस याद करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगाए जाते हैं, हु, हुम, विच, दैट क्यों लगाते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्लॉज बनाने के लिए, यानी एक एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के लिए। ऐसे ही तो पढ़ा अपन ने, दे रिवार्डेड द मैन, उन्होंने सम्मानित किया आदमी को, कौन से आदमी को, हु सेव्ड द चाइल्ड। ये पूरी की पूरी बात मैंने किसके लिए लिखी, मैन के लिए लिखी, तो मैन एंटीसीडेंट हो गया। बेसिकली क्या है, जिसकी विशेषता बताने के लिए पूरा क्लॉज लिखा जाता है, या कह लो जिसकी जगह पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आया होता है, उसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। जब मैंने लिखा रोहन फाउंड द बॉय whom you were सर्चिंग, तो ये पूरी कथा किसके लिए लिखी, बॉय के लिए। रोहन को मिल गया वो लड़का जिसे तुम ढूंढ रहे थे, या ये कह लो कि ये हु हुम जो लगाते हो किसके लिए लगाते हो, जिसके लिए लगाते हो वही एंटीसीडेंट होता है। ऐसे ही कल जब अपन ने सेंटेंस किया था वी सॉ द सेम लेडी, हमने वही औरत देखी, दैट स्टोल योर वॉलेट, तो यहाँ पे जो दैट है किसके लिए लगाया, लेडी के लिए लगाया, तो लेडी एंटीसीडेंट हो गया। तो कुछ भी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसके लिए, जिस वर्ड के लिए, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो उसी को कहते हैं जी एंटीसीडेंट। जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वही उसी को बोलते हो जी ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया। इतनी बात आई समझ में। अब जरा इस बात का लॉजिक समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात। हु के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, सोचो, तो दोनों आ सकती हैं। अब मान लो हु को मैं लगाऊं किसी एक सिंगल लड़के के लिए, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, वो लड़का जो बाहर वेट कर रहा, द बॉय हु इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो प्लूरल कर दूं तो द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स, बॉयज हु आर, द बॉय हु इज, द गर्ल हु इज, द गर्ल्स हु आर। यानी हु सिंगुलर के लिए भी लग सकता है, प्लूरल के लिए भी लग सकता, मेल के लिए लग सकता, फीमेल के लिए लग सकता। मेरी बात आ रही समझ में। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना स्वयं का कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन का अपना खुद का कोई नंबर जेंडर नहीं होता। आपको चेक करना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन लगाया किसके लिए गया है और उसी के अनुसार वर्ब आती है। इतनी बात मेरी आई समझ में। अगर मैं इसी पे बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी पे बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या है, वो ये, द बॉय हु is slash r waiting outside is my brother। जो लड़का बाहर वेट कर रहा है वो मेरा भाई है, जो लड़का बाहर वेट कर रहा है वो मेरा भाई है, हाँ के ना। इतना सही है सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सबको पता चल गया कि ये बॉय सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब ये इज, हाँ के ना। ये बीच वाला तो एडजेक्टिवल क्लॉज है बॉय के लिए, कौन सा लड़का जो बाहर वेट कर रहा है, ये इज लिंकिंग वर्ब है, ये ब्रदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, और ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अरे हाँ के ना। ये जो हु से लेकर इतना हिस्सा है, हु से लेकर जो इतना पार्ट है, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है इस बॉय के लिए, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है इस बॉय के लिए। इतनी कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे जरा समझना कि ये जो हु है इसका अपना कोई नंबर जेंडर नहीं,
हु के बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, हु मेल के लिए भी आ सकता है, फीमेल के लिए भी आ सकता है। तो किसके बेस पे चलता है? हु को बताता कौन है कि तू सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है? कौन बताता है? जिसके लिए ये लगाएगा, यानी इसका एंटेसिडेंट। ये हु किसके लिए लगाएगा? बॉय के लिए। तो बॉय को चेक करके बॉय के हिसाब से ही ये मानना जाएगा ये मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो अगर ये बॉय के लिए आया तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ये हु सब्जेक्ट बन गया, साथ में कंजंक्शन बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन, वो सब तो अब आपको टिप्स पे आ गई होंगी चीज़ें। वेटिंग मेन वर्ब बन गया, वेट इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट है नहीं, आउटसाइड बन गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन ये बहुत आसान सेंटेंस हो गया, ऐसा पेपर में आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा हमें मुश्किल बनाना पड़ेगा, तो पेपर में हमारे ऐसा सेंटेंस आएगा। अब इस सेंटेंस को देख के आराम से सोचिए, आराम से सोचिए कि यहाँ ये जो हु लिखा हुआ है ये किसके लिए आया है? ये जो हु यहाँ दिया गया है ये किसके लिए आया है? सिंगुलर चीज़ के लिए आया है, प्लूरल के लिए आया है? उस अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। पहले ट्राई आप करिए, फिर मैं कराता हूँ। बोलो, कुछ क्लियर हुआ? इधर जरा समझने की कोशिश करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये बात सिर्फ सहवाग के लिए लगी होती, अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ सहवाग के लिए लगी होती, मतलब सिर्फ सहवाग ने 8,000 से ज़्यादा रन मारे होते, तो आपको नहीं लगता ये सब लिखने की जरूरत ही ना पड़ती? सीधा ही लिख देते सहवाग इज द ओनली बैट्समैन, या सहवाग इज द बैट्समैन, सहवाग वो बैट्समैन है, सहवाग इज द बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 8,000, ऐसे लिख देते सीधा। अगर ये बात सिर्फ सहवाग पर ही वैलिड होती, सहवाग पर ही वैलिड होती, तो डायरेक्ट ऐसे लिखते ना, सहवाग इज द बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 8,000 रन। लेकिन आपको पता ही ऑफ प्रीपोजिशन लगी हुई है, यानी सिलेक्शन को दिखा रहा है। सहवाग ऐसे बल्लेबाजों में से एक है, सहवाग जो है वो ऐसे बल्लेबाजों में से एक है। सहवाग सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, वन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, वन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। आगे चल के पढ़ाऊंगा, वन एडजेक्टिव भी होता है, वन प्रोनाउन भी होता है। अगर मैं लिख दूं वन बॉय, वन गर्ल ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वन ऑफ देम, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तब क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इतनी सी बात, आगे आ भी जाएगा ये। सहवाग एक है, किन में से? सहवाग ऐसे बल्लेबाजों में से एक है। कैसे बल्लेबाजों में से एक है? ये जो आगे आपने कथा लिखी है, ये जो आपने आगे हु लगा के जो पूरा क्लॉज लिखा है, किसके लिए, किस चीज की डेफिनेशन है, किस चीज के लिए लिखा आपने? ये पूरी की पूरी बात ये किस चीज को डिफाइन करने के लिए लिखी है? ये पूरी की पूरी बात आपने डिफाइन करने के लिए लिखी है बैट्समैन को। सहवाग ऐसे बल्लेबाजों में से एक है। कैसे बल्लेबाजों में से एक है? जिन्होंने 8,000 से ज्यादा रन मारे ना, ऐसे वालों में से एक सहवाग भी। क्योंकि ये जो बात है ना बच्चे, सहवाग के अलावा और बहुतों के लिए वैलिड है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये अकेले सहवाग का नहीं है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इन बैट्समैन का है। सहवाग ऐसे बल्लेबाजों में से एक है। काफी लोगों को अभी भी बात ये समझ में नहीं आ रही होगी, वो कहेंगे सर सहवाग के लिए लिखी लग रही है। सोच जरा एक बार, थोड़ा सोच। अगर ये बात सिर्फ सहवाग के लिए लिखी होती तो फिर ये वन ऑफ ये सिलेक्शन, इनमें से एक, ये सब सोचने की जरूरत क्या पड़ती? अगर ये बात सिर्फ सहवाग के लिए लिखनी थी तो सीधा लिखते थे सहवाग इज द बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 8,000 रन, बात खत्म हो जाती। हाँ कि ना? तो यहाँ पे ये हु क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन बन गया जो सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। हाँ कि ना? साथ में कंजंक्शन भी बन रहा है। और इसका एंटेसिडेंट कौन है? किसके लिए लगाया मैंने इसको? इस हु शब्द को इस वाक्य में किसके लिए प्रयोग किया गया है? बैट्समैन के लिए। यही एंटेसिडेंट बन रहा है। हाँ कि ना? हु का एंटेसिडेंट कौन है? बैट्समैन है। तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, बैट्समैन, बैट्समैन। ई वाला प्लूरल होता है, ए वाला सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इसको मोर देन को ऐसे तोड़ मत, मोर देन को अलग से मत तोड़ना यार। ये मोर देन पूरा का पूरा ना एडवर्ब की तरह से काम करेगा। ये मोर देन जो है ये पूरा का पूरा एडवर्बियल स्ट्रक्चर बनेगा, इसके लिए आगे आ जाएगा। अभी इस पे अलग अलग मत तोड़ने लग जाना, अभी इसको एडवर्ब मान लेना, ठीक है? 8,000 से ज़्यादा, मोर देन 8,000, 8,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये 8,000 क्या हो गया? कार्डिनल हो गया। रन्स क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये स्ट्रक्चर ऐसा है। क्लियर हुई मेरी बात?
फंडा ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया जाता है उसी के जेंडर के हिसाब से, उसी के नंबर के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन के आगे आने वाली वर्ब डिफाइन करी जाती है। और एग्जांपल देखिए और क्लैरिटी आएगी। इस सेंटेंस को देखो और क्लैरिटी आएगी, करो ट्राई। गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स विच इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। गोल्ड ऐसे मेटल्स में से एक है, गोल्ड ऐसे मेटल्स में से एक है जो ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, यानी जेवर बनाने में यूज होते हैं। गोल्ड सब्जेक्ट हो गया, फिर से वही, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, वन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रोनाउन हो गया, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, मेटल्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, गोल्ड ऐसे मेटल्स में से एक है, गोल्ड ऐसे मेटल्स में से एक है जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज होते हैं, जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज होते हैं। ठीक, अब ये क्या, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट भी बन रहा है, साथ साथ कंजंक्शन भी बन रहा है, ये सब बातें कॉमन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये विच किसके लिए आया, क्या ये गोल्ड के लिए आया है? एक बात बताओ, अगर गोल्ड अकेला ही होता, वैसे तो कॉमन सेंस से भी आपको पता कि सिल्वर के भी बनते हैं ऑर्नामेंट्स, तो है ना, थोड़ा कॉपर भी मिलाना पड़ता है गोल्ड में स्ट्रेंथ के लिए, और प्लैटिनम के भी बनते हैं, काफ़ी सारे मेटल्स हैं जिनके ऑर्नामेंट बनते हैं, बात आपको पता है ना। और कॉमन सेंस से बात नहीं भी पता तो एक बात बताओ, अगर सिर्फ गोल्ड पे बात वैलिड होती तो ये वन ऑफ द मेटल्स क्यों लिखना पड़ता, क्यों लिखना पड़ता? सीधा नहीं लिख देते गोल्ड इज द मेटल विच इज यूज्ड इन, ऐसे सीधे लिख देते। ये गोल्ड मेटल्स में से एक है, ये इतनी कारिस्तानी क्यों करनी पड़ती? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो विच है ये मेटल्स के लिए आया है, यानी विच का जो एंटेसिडेंट है वो मेटल्स है। और रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई दीन ईमान होता नहीं, अगर ये प्लूरल चीज़ के लिए आया तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, और ये पैसिव में लिखी गई है। और कल की क्लास में आपको बताया था कि पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता नहीं, इन प्रीपोजिशन है, ऑर्नामेंट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया जी? इस सेंटेंस पर आ जाइए, इसको करिए ट्राई, फिर मैं कराता हूँ। मरकरी, मरकरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स। मरकरी जो है ना, मरकरी जो है ना, मेटल्स में से ओनली वन है, इकलौता है। मरकरी जो है वो मेटल्स में से इकलौता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। अब ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होने वाली जो बात है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होने वाली जो बात है, वो मेटल्स पर वैलिड है कि सिर्फ मरकरी पर वैलिड है? ये जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होने वाली बात है, क्या ये मेटल्स पर वैलिड है कि सिर्फ मरकरी पर वैलिड है? ऑब्वियस बात है सिर्फ मरकरी पर वैलिड है, पढ़ के भी पता चल रहा है। बुक्स में इसको ऐसे रटाया जाता है, बुक्स में इसको सीधा ऐसे रटा दिया जाता है। बुक्स का फंडा सिंपल है, वो क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसी आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसी आएगी, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा। देख, इससे पीछे नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई, इसके पीछे नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई, इसके पीछे नाउन प्लूरल है लेकिन इस बार ओनली वन आ गया। अगर ओनली वन या दा ओनली जैसे वर्ड आ जाए, ओनली वन या दा ओनली जैसे वर्ड आ जाए तो बेटा सिंगुलर लगा लियो, ऐसे करके रटा दिया जाता है। लेकिन यार इतने रट्टे की जरूरत क्या है जब हमारे कॉमन सेंस से काम चल रहा।
जब हमें पता है कि ये वाली बात किसके लिए लिखी गई है मैं उसके अकॉर्डिंग लगा लूँगा। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें तो मरकरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, वन आपका प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर गया। ये ओनली इसके लिए आने वाला एडजेक्टिव हो गया, इकलौता, ठीक है। एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम कर देगा, ओनली वन, इकलौता। और प्रीपोजिशन है, मेटल्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि ये जो दैट मैं लगा रहा हूँ भले ही लिखा इसके पास है, कोशिश तो ऐसी करी जाती है कि जिसके लिए लिखना हो उसके पास लिखे, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को आप कितना ही घुमा फिरा लो, इस स्ट्रक्चर को आप कितना ही घुमा फिरा लो, ये यहीं आ पाएगा। 99% तो कोशिश ऐसी करी जाती है कि रिलेटिव प्रोनाउन को उसके साथ ही लिखें जिसके लिए लिखना है, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है तो ये दूर भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो मेरे को सेंटेंस पढ़ते ही मीनिंग से भी पता चल रहा है, लॉजिक से भी पता चल रहा है कि ये जो बात है ये मरकरी के लिए लिखी गई है। मैं इस ओनली वन का मोहताज नहीं हूँ, मैं इस ओनली वन का मोहताज नहीं हूँ, मेरे को ये बात पढ़ के पता चल रही कि ये वाली बात मरकरी के लिए लिखी गई है। तो इसका मतलब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने लगाया, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने लगाया जो कि सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है, इसका एंटेसेडेंट कौन है, ये किसके लिए लगाया गया है, ये किसके लिए लगाया गया, ये मरकरी के लिए लगाया गया। अगर ये मरकरी के लिए लगाया गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये इज आपका लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, लिक्विड जो आपका नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, एड प्रीपोजिशन है। रूम और टेम्परेचर को अलग अलग मत तोड़ दीजिएगा, ये आपने सुने, मैंने बताया ना, कंपाउंड नाउन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयर कंडीशनर, रूम टेम्परेचर, ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दो नाउन साथ मिलकर जब एक ही चीज़ का नाम होते हैं उन्हें कहते हैं हम कंपाउंड नाउन। बोलो जी, क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया ये फंडा। एक यहाँ पे छोटी सी बात और जान लीजिए, काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल आया होगा, काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल आया होगा, सर जब मरकरी इकलौता ही है, जब मरकरी इकलौता ही है तो सर सीधा क्यों नहीं लिखते सेंटेंस, जैसे आप सहवाग वाले में नहीं बता रहे थे सर, अगर सहवाग अकेला ही होता तो यहाँ तो मरकरी अकेला ही ना, तो सर सीधा क्यों नहीं लिखते, ऐसे क्यों नहीं लिखते, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो। तुम 100% सही बात कह रहे हो, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका इसी चीज को लिखने का, अगर बेहतर तरीका पूछा जाए तो ये था, मतलब इसको काट के जो भी हम करेंगे। आपने आपने अगर देखा होगा, एग्जाम उठाया होगा, चाहे एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, चाहे एनडीए है, चाहे अपना सीडीएस है, आपने चेक किया होगा, एक तो आते हैं एरर्स और दूसरा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उसमें क्या करते हैं, एक पार्ट को अंडरलाइन कर देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं कि इसकी जगह क्या आ सकता है। आप चेक करना, जब आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा तब आप देखोगे कि इस टाइप वाले सवाल में क्या होता है, इस टाइप वाले सवाल में क्या होता है कि कई बार क्या है, ज़्यादातर तो 10 में से 8 क्वेश्चन में तो ऊपर जो लिखा हो गलत होता है, वो गलत को सही करना होता है, लेकिन 10 में से 2 सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें ऊपर वाला भी सही है, ग्रामेटिकली ऊपर वाला भी सही है, फिर भी उसकी जगह कुछ और लगाया जा रहा होता है, क्योंकि इस पोर्शन का नाम सेंटेंस करेक्शन नहीं, इस पोर्शन का नाम है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी गलत है तो सही करना ही है, लेकिन अगर इसी बात को कहने का कोई उससे बेहतर तरीका है, उससे अच्छा तरीका है, तो वो भी हमें लगाना है। मेरी बात आई समझ में? तो कहने का मतलब, नरेंद्र मीना बच्चे मैसेज पढ़ लिया मैंने आपका, प्लीज़ और अब स्पैम ना करें, थैंक यू। आ जाओ, मरकरी, मरकरी इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। जब इकलौता ही है, जब इकलौता ही है तो मेटल्स में से इकलौता है, जब कान सीधा ऐसे पकड़ा जा रहा है तो जरूरी थोड़ी ऐसे करके पकड़ना, उसको सीधा लिखना यार, मरकरी इज द ओनली मेटल, मरकरी इज द ओनली मेटल, सीधा लिख। समझ में आया? हाँ जी, ये गलत नहीं है नीचे वाला, ये गलत नहीं है, लेकिन जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से ये तरीका उस बात को लिखने का बेहतर है। इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल, इनको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटू सा टॉपिक था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसी लगाई जाए, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब जो है वो कैसी लगाई जाए। ठीक, ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला अपना जो आज का टॉपिक है वो विच पे आने वाला एक सवाल। एक तो विच का मैंने आपको बेसिक सी बात बताई, जैसे हु हुम इंसानों के लिए आता है, ऐसे विच एनिमल और थिंग्स के लिए आता है। ये वाला पार्ट तो हम
कर चुके हैं, इस पे कोई खास सवाल आते भी नहीं, और आते हैं तो वो इतने ईजी होते हैं कि देखते ही पता चल जाता है। बैग के लिए हु लगा के दे देगा, है ना, बैग के लिए हु लगा देगा, टेबल के लिए हु लगा देगा, फट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे विच आएगा। कंपनी के लिए हु लगा देगा, मेरी बात आ रही है समझ में। एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, ये एसोसिएशंस वगैरह के लिए, जैसे कंपनी लिखी हो, इंस्टीट्यूट लिखा हो, तो उसके लिए विच का यूज़ होता है, ये तो बेसिक बात है। ठीक, एरर आते कम है और आते भी हैं तो वो इतने ईजी होते हैं, फटाक से क्लियर हो जाता है। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये थोड़ी सी हटके है, थोड़ी पहचानने में इसमें जोर लगता है। आइए ज़रा समझने की कोशिश करिए। मरकरी वाले में विच क्यों नहीं आया बच्चे, लिखा हुआ ना ओनली वन, द ओनली, इकलौता, स्ट्रेस आ गया इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ कर रहे हैं। आओ समझने की कोशिश करो जो इसमें लिखा गया है यहाँ पे। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं याद करो, अभी तक जितने सेंटेंसेस हु हुम के थे, दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, ये जो पूरी कथा थी ये मैन के लिए आई। हमेशा हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन यानी एडजेक्टिवल क्लॉज जो बनाते थे किसी एक नाउन के लिए बनाते थे, प्रोनाउन के लिए बनाते थे, एक सिंगल वर्ड के लिए आप उसको डिफाइन करने के लिए बनाते थे। लेकिन कभी आपकी मजबूरी ऐसी आ जाए, कभी आपकी मजबूरी ऐसी आ जाए कि कोई एक सिंगल वर्ड एंटेसिडेंट नहीं है, कोई एक सिंगल वर्ड के लिए नहीं लिखना, पूरे क्लॉज के लिए लिखना है, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ विच कर पाता है। अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट पूरा का पूरा क्लॉज बन रहा हो, कोई एक सिंगल वर्ड नहीं, कोई एक सिंगल वर्ड को डिफाइन करने के लिए नहीं, पूरे क्लॉज को डिफाइन करने के लिए लिखना हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। इस सेंटेंस को देखिए जरा, आराम से इस सेंटेंस को पढ़ो एक बार, इसमें सोचने की कोशिश करो कि क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मीनिंग है, कौन सी चीज किसके लिए लिखी हुई है, एक बार इसको अपने आप से पढ़ो एक बार। कुछ समझ आया, कुछ समझ आया। पहली बात तो ये समझ में आई होगी कि मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूं, तुम तारीफ नहीं करोगे तो मैं क्या चुप बैठूंगा, मैं अपनी तारीफ सेंटेंस लिख के खुद ही कर लूंगा। ठीक, चलो, अमन सर सब्जेक्ट, ब्रेक्स क्या हो गया, वर्ब। किसको ब्रेक करते हैं, किसको ब्रेक करते हैं, सेंटेंस को, तो सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हर एक सेंटेंस को, प्रत्येक सेंटेंस को आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो ईच इधर नीदर होते हैं ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे दिस था, दिस कार, दिस बॉय, दिस गर्ल लिख दिया तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन दिस इज माई कार लिख दिया तो प्रोनाउन हो गया। सेम ऐसे ही जो ईच इधर नीदर होते हैं प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ईच ऑफ द बॉयज लिख दूं तो प्रोनाउन हो गया, ईच बॉय लिख दूं तो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो रही इतनी बात, अब तो इतना दिमाग चलने लग गया होगा। ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है, ईच प्रोनाउन भी हो सकता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, देखना यार, अगर खुद ही सब्जेक्ट बन रहा हो ये ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग ऐसा कुछ करके, तो अब ईच सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच चेयर, ईच टेबल, ईच टीचर, आगे नाउन आ रहा है तो बात ऑब्वियस है कि एडजेक्टिव है, इतनी सी बात है। इसको भी बोलेंगे, नाम सेम ही रहेगा। जैसे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता था, ऐसे ही ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ फिलहाल ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ। तो अमन सर जो है वो हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं। इन क्या हो गया, इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको अलग अलग मत तोड़ो, पूरा एक यूनिट का नाम है, कंपाउंड नाउन मान सकते हो। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कंपाउंड नाउन मान लो, एक यूनिट का नाम है, एक चीज का नाम है। ठीक,
अमन सर हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं, अमन सर हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं। ये बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का, ये बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का, ठीक है। इज क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब बन गया। पार्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। बेस्ट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और प्रीपोजिशन बन गया, टीचिंग इसका ऑब्जेक्ट बन गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। इतनी बात समझ में आई। टीचिंग नाउन है, जिरेंड है, V1 प्लस ING नाउन की तरह से काम कर दे तो उसको जिरेंड कहते हैं, हाँ के ना। ये बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का, ठीक। अब यहाँ पे जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये जो वर्ड आप लगा रहे हो, ये जो वर्ड आप लगा रहे हो, अमन सर हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं, जो बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का। किसी चीज़ को डिफाइन करना, उन्होंने उस आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया। ये जो, जैसा, जिसने, ये सब वर्ड क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे दैट आप लिखना चाहते हो या जो लिख रखा है, ये कौन से वर्ड के लिए है? क्या बेस्ट पार्ट है टीचिंग का? बेस्ट पार्ट क्या है टीचिंग का? स्पीच है बेस्ट पार्ट, पार्ट्स है, सेंटेंस है, अमन सर है। बेस्ट पार्ट उसकी टीचिंग का क्या है? उसकी टीचिंग का बेस्ट पार्ट क्या है? हाँ जी, उसकी टीचिंग का बेस्ट पार्ट क्या है? सर कोई एक सिंगल वर्ड तो लग नहीं रहा, कोई एक सिंगल वर्ड तो लग नहीं रहा। ये जो वर्ड आप यहाँ पे लगाना चाहते हो सर, ये तो पूरे के पूरे क्लॉज, इस पूरी की पूरी बात, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है इतना बड़ा, यही पूरा का पूरा एंटेसिडेंट है। इसको पूरे को डिफाइन करने के लिए इस पूरे की ही सब्स्टिट्यूशन ये है, हाँ क्या ना। इस पूरे की जगह अमन सर ब्रेक करते हैं हर सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का, जो कि बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का, जो बेस्ट पार्ट है उसकी टीचिंग का। ये जो, ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, किस वर्ड के लिए कर रहे हो? ये तो पूरे क्लॉज के लिए कर रहे हो। तो जब आप किसी सिंगल वर्ड को डिफाइन करने के लिए ना, जब आप किसी सिंगल वर्ड को डिफाइन करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्लॉज को डिफाइन करने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे, तो वह रिलेटिव प्रोनाउन कौन होगा? एक ही माई का लाल है जो इस काम को कर सकता है, जिसका नाम है विच। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बनेगा। मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पे ना जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके दिमाग में इस टाइप की चीज़ें चल रही होंगी, सर ये तो नाउन क्लोज सा नहीं हो गया? अगर ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट सा बन गया सर, ये नाउन क्लोज हो गया, लेकिन विच तो एडजेक्टिवल क्लोज बनाता है। तो बच्चे ये वाला जो विच का यूज़ है, इसको प्लीज़ नाउन क्लोज एडजेक्टिवल क्लोज उस तरीके से मत समझिएगा, बिना मतलब पजल होंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपने खिचड़ी बन जाएंगे। इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। मैं एक बार स्टार मार्क करके फिर बोल रहा हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज, ये वो उन पचड़ों में फंसा के नहीं पढ़ना है, वरना सारे कॉन्सेप्ट जो पीछे पड़े हैं उनकी खिचड़ी बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज से नहीं पढ़ना है, वरना पिछले सारे कॉन्सेप्ट की खिचड़ी बन जाएगी। स्टार मार्क करके नोट कर लें, डाउट वाले नंबर पर ये बात सेम जो पूछेगा, फिर कहोगे सर आप डांट लगाते हो। हालांकि आपने बात नोटिस करी होगी, जिसने भी डाउट भेजा, ईमानदारी से बताना, जिसने भी डाउट वाले नंबर पर डाउट भेजा है, किसी को भी ऐसा लगा हो कि वहाँ पे मैं डांटता हूँ, या वहाँ पे मैं प्यार से नहीं बताता, या मेरी टोन जो है वो रूड रहती है। बच्चे, रूड सिर्फ और सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए हूँ जो मेरी क्लास कायदे से नहीं चलने देते। जो बच्चा मेरे क्लास का फ्लो खराब करता है ना, मुझे लगता है ये मेरी टीचिंग पे इफेक्ट डाल रहा है। जिस क्लैरिटी से आज देखो, अब मैंने एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, 42 मिनट हो गए, ऐसी क्लास एकदम ऐसे पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर चल रही है, मज़ा आ रहा है, एक एक चीज़ भेजे में घुस रही है। मैं चाहता हूँ हर क्लास ऐसी हो। और जो भी बच्चे डाउट्स भी भेजते हैं, बच्चे, कई बार मैंने बच्चों को देखा जो ऐसी कुछ पर्सनल बात पूछते हैं, सर ये चीज़ कैसे करूं, जीएस कैसे करूं, सर मैं घर पे पढ़ नहीं पा रहा हूं, उसमें 2 बार लिखेगा प्लीज़ सॉरी सर ब्लॉक मत करना, एक पर्सनल बात पूछ रहा हूं। ऐसे कोई यार दौरे थोड़ी पड़ते हैं भाई, मुझे ऐसे कोई दौरे थोड़ी आते हैं यार कि मैं ज़बरदस्ती लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के ब्लॉक कर रहा हूँ। एक भी बच्चा बता दो जिसको ज़बरदस्ती गलत बात पर डांट पड़ी हो, कुछ ना कुछ हरकत आपने ज़रूर करी होगी, तभी आपको डांट पड़ी होगी। इतना नहीं सटे आओ बच्चे, अभी इतना मेंटली क्रैक नहीं हो। जिस दिन इतना हो जाऊंगा उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसको करो जरा,
बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। इसको करो जरा। आ जाओ। रजत हमेशा ब्लेम करता दूसरों को उसके असफलताओं के लिए। रजत हमेशा दूसरों को ब्लेम करता उसकी असफलताओं के लिए। फेल हो जाएगा मान लो, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो टीचर में दोष निकाल दिया, ऐप में दोष निकाल दिया, वो टीचर अच्छा नहीं था, वो मैडम अच्छी नहीं थी, वो सर अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो ऐसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब हो भी नहीं पाते। रजत सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज आपका एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी हो गया, ब्लेम मेन वर्ब हो गया, अदर्स क्या है, प्रोनाउन है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अदर्स क्या है, प्रोनाउन है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर में डाल सकते हो इसको, है ना। फॉर प्रीपोजिशन हो गया, फेलियर्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, रजत हमेशा दूसरों को ब्लेम करता उसकी गलतियों के लिए। ये चीज़ पसंद नहीं की जाती इसके दोस्तों के द्वारा। इज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, लाइक्ड क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया, नॉट क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। और ये पैसिव में लिखा गया अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो। और पैसिव की जन्मजात पहचान बाय भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है, उससे पता चल रहा है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, रजत हमेशा दूसरों को ब्लेम करता उसकी गलतियों के लिए। ये जो बात है ना, ये जो रजत की हरकत है, ये पसंद नहीं की जाती इसके दोस्तों के द्वारा। अब मुझे बताओ क्या पसंद नहीं किया जाता इसके दोस्तों के द्वारा, क्या पसंद नहीं किया जाता इसके दोस्तों के द्वारा। फेलियर को पसंद नहीं किया जाता, अदर को पसंद नहीं किया जाता, रजत को पसंद नहीं, क्या नहीं पसंद इसके दोस्तों, क्या नहीं पसंद इसके दोस्तों को, रजत की हरकत नहीं पसंद। कि रजत जब भी असफल होता है तो अपनी असफलता के लिए वो दूसरों पे ब्लेम मंड देता है। इसकी ये पूरी बात, इसकी हरकत, इसकी ये एक्टिविटी ये पसंद नहीं। तो यहाँ पे एंटेसिडेंट कोई एक सिंगल वर्ड नहीं बल्कि पूरा क्लॉज बन रहा है। जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट कोई एक सिंगल वर्ड नहीं पूरा का पूरा क्लॉज बनाना हो तो उस जगह पर केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है जो आ सकता है, उसका नाम है जी विच। बाकी काम वही सेम है, ये विच जो है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर देगा, वो सब आपको पता ही लग गया होगा, वो सब बात तो आपको पता ही है। लो जी, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक वैसे क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट का एक और एग्जांपल देख लीजिए। आओ पढ़ो जरा। आर्यंस जो है, अब आपने सुना होगा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो, उसके विलुप्त होने के दो तीन कारण बताए जाते हैं। एक तो वहाँ को बीमारी फैल गई, ये कारण बताया जाता है। एक कारण बताया जाता है कि शायद फ्लड्स वगैरह आ गए थे, उस वजह से नेचुरल आपदाएं आई, इस वजह से। तीसरा कारण बताया जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोलते हैं उसको, कि आर्यंस जो थे वो दूसरी जगह से वहाँ पे आए, है ना। आर्यंस जो है वो आर्कटिक से या कहाँ से, जो भी जहाँ से भी ओरिजिन माना जाता है उनका, वहाँ से वो आए और उन्होंने उनको मार दिया और उनकी सभ्यता पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो आर्यंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। फिर से याद करिए, लिंकिंग वर्ब मत लिख देना इसको। आर्यन और घोड़े एक नहीं है, आर्यन के पास घोड़े थे, आर्यंस और घोड़े एक नहीं है कहीं, इसको लिंकिंग वर्ब टाप दो। ये क्या बना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इन क्या बना, प्रीपोजिशन। आर्मी क्या बना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देयर क्या बना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आर्यंस के पास उनकी आर्मी में घोड़े थे, आर्यंस के पास उनकी आर्मी में घोड़े थे। ये मेन कारण था। वॉज आपका क्या है यहाँ पे, वॉज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। वॉज यहाँ पे क्या बना, लिंकिंग वर्ब बना। मेन क्या बना, एडजेक्टिव बना। रीजन क्या बना, नाउन बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। मेन कारण था, काय का मेन कारण था, फॉर प्रीपोजिशन है, विक्ट्रीज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ओवर प्रीपोजिशन है, पीपल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा एक ही वर्ड है, इसको अलग अलग ना करें। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा का पूरा
ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आर्यंस के पास उनकी आर्मी में घोड़े थे, आर्यंस के पास उनकी आर्मी में घोड़े थे, यह मेन कारण था। आर्यंस के पास उनकी आर्मी में घोड़े थे, ये मेन कारण था उनकी विक्ट्री का हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर। अब मैंने पूछा मेन कारण था, क्या था मेन कारण? आर्मी था मेन कारण, घोड़े मेन कारण, क्या था मेन कारण? घोड़े तो घास चरने वाले भी होते हैं, जब तक आप लिखोगे नहीं आर्मी वाले घोड़े तब तक बात नहीं बनेगी। मेन कारण क्या था? मेन कारण क्या था? पूरी की पूरी बात। जब कोई एक सिंगल वर्ड एंटीसेडेंट ना बने, जब पूरा का पूरा एक क्लॉज को रेफर करने के लिए आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है भाई साहब? वो सिर्फ और सिर्फ विच हो सकता है। और एक दो बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा, सर आपने अभी बोला रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए लगाया जाता है उसके हिसाब से वर्ब लेता है, तो इस केस में कैसी वर्ब लगेगी? इसमें बच्चे पूरे क्लॉज के लिए आया, एक ही क्लॉज है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर मान लो एंड लगा के दो क्लॉज जोड़ रखे और उनके लिए विच लगाएं तब भली प्लूरल हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो इस वाले केस में 99% चांसेस हैं कि वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर ही नजर आएगी। जिसके भी मन में डाउट आया होगा, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलो जी, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाके आइए, गोली की रफ्तार से जाओ, वापस आओ और फिर आके इन सेंटेंसेस को तोड़ो। ठीक, इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ? मैं दैट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, या कह लो बताना चाहता हूँ कि दैट अंग्रेजी में जो दैट होता है ना, जो दैट है वो काफ़ी चीज़ें बन सकता है। दैट जो है आपने देखा होगा, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है, और दैट जो है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन भी बन सकता है, की वाले मीनिंग में ना। आपको पहचान करना सिखाना चाहता हूँ मैं इन 4 सेंटेंसेस से कि कहाँ पे क्या बन रहा है। जो भी वॉशरूम से आ जाएं वो इसको करना, जल्दी से करिए। आइए, अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि इन सेंटेंसेस में दैट क्या है। आपको मैं बता देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा? दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट कार, आगे नाउन लिखो, पहचानना जानते ही हो आप। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब बनेगा? जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना, लेकिन कंजंक्शन नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, इसमें दैट क्या है? सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ये। आई लाइक दैट, मुझे ये चीज़ पसंद है, आई लाइक दैट, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, दैट इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसा कुछ होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं, जो जैसा जिसने वाला मीनिंग होता है, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आते हैं। ये पहचान किसकी है? रिलेटिव प्रोनाउन की। और जब ये सिर्फ कंजंक्शन होता है तब तो बिल्कुल ईजी है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? की निकलता है, ये तो इसकी साफ साफ पहचान है। और दूसरा, जब ये कंजंक्शन बनेगा तो सिर्फ कंजंक्शन बनेगा तो प्रोनाउन वाले काम थोड़ी करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यही सारी चीज़ें जो ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, सब कुछ नया नहीं है, बस खाली माइंड में रिवाइज किया जा रहा है कि दैट क्या क्या करता है, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी जब मैं वर्ड पढ़ाऊँगा। आज अपने रिलेटिव प्रोनाउन कायदे से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? आज अपने रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो कायदे से ख़त्म हो जाएंगे, सबसे हैवी टॉपिक था ये। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, बच्चे चाहे आपको कितना ही क्लियर समझ में आ गया हो, हर बच्चा ये रिलेटिव प्रोनाउन वाले लेक्चर्स को 2-2 बार देखेगा। और खास करके जिनको कम समझ में आ रहा है, भाई बिल्कुल डिमोरलाइज मत होना, मैं सच बता रहा हूँ।
मैं मन से बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ाने जाता था ना ऑफलाइन कोचिंगों में, वहाँ जो टीचर्स थे उनको तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो बिल्कुल तुम तो बिल्कुल ही डिमोरलाइज मत होना। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार 4, अभी नहीं आ रहा, अभी 50% भी आ रहा है चलेगा। 10 दिन बाद जब सारी चीज़ें, एक अगला चैप्टर भी शुरू हो गया, एक बार नोट्स रिवाइज कर देंगे तब क्लियर हो जाएगा। डरना नहीं है, अपने ऊपर और मेरे ऊपर भरोसा रखना है। मैं कुछ कह रहा हूँ कि ये 4 लेक्चर मुश्किल हैं तो वो हैं, कुछ सोच के कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। करिए इसको ट्राई। आपको ये बताना है ये जितने दैट अंडरलाइन हुए हैं, ये दैट क्या है, कौन से सेंटेंस में क्या है ये। चलो जी, आ जाएं, करें शुरू। पहला सेंटेंस बिल्कुल आसान सा, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कार इसका ऑब्जेक्ट है और दैट इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। साफ साफ दिख रहा है, दैट कार, दैट बॉय, दैट गर्ल, एडजेक्टिव हो गए। अच्छा, इस सेंटेंस में हमें पता है कि क्वालिटी क्या बना, सब्जेक्ट बना, ऑफ बना प्रीपोजिशन, पेन बना इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, दिस बना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस पेन की क्वालिटी बेहतर है उस पेन की क्वालिटी से। इज बना आपका लिंकिंग वर्ब, बेटर बना एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, देन बना आपका कंजंक्शन, यहाँ से अगला क्लॉज शुरू हो रहा है। ये दैट बना सब्जेक्ट नंबर 2, क्वालिटी के लिए आया। कुछ याद आ रहा, दिल्ली की हवा, वही तो है ये, दिल्ली की हवा ज़्यादा प्रदूषित है मुंबई की हवा से, वही सब तो है ही है। इस पेन की क्वालिटी बेहतर है उस पेन की क्वालिटी से, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वन का मतलब यहाँ पे पेन ही है, वन का मतलब यहाँ पे पेन ही, आगे पढ़ाऊंगा। ये वाला टाइप का जो वन है ना, एक तो वन का मतलब एक होता है, एक ये भी वन होता है, ठीक है।
एक ये भी वन होता है, जैसे मान लो मैं कहूँ आई बॉट 2 पेन्स, मैंने 2 पेन खरीदे, अ चीप वन एंड अ कॉस्टली वन, मैंने 2 पेन खरीदे, एक चीप पेन एंड अ कॉस्टली पेन, 2 बार पेन लिखने की बजाय वन वन यूज कर दिया। ऐसे यहाँ पे जब किसी नाउन को रिपीट होने से बचाना होता ना, सेम, कोई पोजेशन ना बनाना हो, कोई डेमोस्ट्रेट ना करो, कुछ नहीं करना, बस पेन नाउन को 2 बार ना लिखना पड़े, उसका तरीका होता है, आगे आएगा, ये चीज आगे आएगी, ठीक है, ये चीज आगे आएगी। हाँ जी, द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन। ये वन का मतलब पेन है, ये वन का जो मतलब है वो पेन है। क्लियर हुई इतनी बात? तो इस पेन की क्वालिटी बेटर है उस पेन की क्वालिटी से। आगे ये इज वर्ब अंडरस्टूड है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ही इज टॉलर देन आई एम। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो दैट है ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, क्वालिटी नाउन की जगह पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया, हाँ के ना। और ये वाला जो दैट है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसको विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, टी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, ठीक, टी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसने कहा था कि रोहन ने भेजा था वो रोमांटिक लेटर। कितनी बातें चीख चीख के बता रही कि ये कंजंक्शन है। पहली बात, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता, तो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आता, कहाँ है वो, इससे पहले कोई नाउन है जिसकी विशेषता बताने के लिए आया? दे स्टोल द लिटल मनी दैट ही हैड सेव्ड, दैट आया लिटल मनी के लिए, हाँ के ना। वी सॉ द सेम लेडी दैट आया सेम लेडी के लिए। इससे पहले कोई नाउन तो होना चाहिए अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता। एडजेक्टिवल क्लॉज किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आते हैं, कहाँ है वो नाउन, दिख रहा कहीं? दूसरी बात, की वाला मीनिंग दे रहा है। तीसरी बात, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। रोमांटिक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्या एक नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। डैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रोहन ने भेजा था वो रोमांटिक लेटर, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन मुझे चाहिए ही नहीं। मेरी बात समझ आई? इससे पहले कोई नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज नहीं बना रहा, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। की वाला मीनिंग दे रहा है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो सिर्फ कंजंक्शन है। अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, इससे पता चल रहा है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन के जैसा काम कर रहा है। इसका मीनिंग है की वाला। बोलो, क्लियर हो गया? राधिका इज द ओनली गर्ल, राधिका इकलौती लड़की है। राधिका इज द ओनली गर्ल, राधिका जो है वो इकलौती लड़की है। राधिका इकलौती लड़की है, एम्फेटिक एडजेक्टिव कह सकते हो ओनली को। राधिका इकलौती लड़की है जिसने एग्जाम पास किया। राधिका इकलौती लड़की है जी जिसने एग्जाम पास किया, बाकी पूरा स्कूल फेल हो गया। राधिका इकलौती लड़की जिसने एग्जाम पास किया, ये बाकी सारी हो सकता है लड़कियां फेल हो गई हो, लड़कियों में सिर्फ एक ही पास हुई हो। अब यहाँ पे इस लड़की की विशेषता बताने का काम हो रहा है, एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जा रहा है। हिंट नंबर 1, जो जैसा जिसने वाला काम कर रहा है। हिंट नंबर 2, अच्छा, हैज़ पास्ट जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, दैट, ये पास्ट वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। हिंट नंबर 3, ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि दैट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन है। क्या है जी, ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन है। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, बोलो, क्लियर हुआ? एक बार दोबारा ध्यान से, एक एक वर्ड को देख लीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। आई लाइक दैट कार, मुझे वो गाड़ी पसंद है। 4 चीज़ें बन सकता है दैट, 4 चीज़ें बन सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन आया होता तो 2 क्लॉज बन रहे होते, तो रिलेटिव प्रोनाउन हटा दूं। कंजंक्शन आया होता तो भी 2 क्लॉज बन रहे होते, हटा दूं। 2 ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गए। अब या तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, आगे नाउन आ रहा है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, हटा दूं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? ध्यान से कान खोल के सुन लो, फिर बाद में कहोगे डांट मार रहा है। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन। इस पेन की जो क्वालिटी है, उस पेन की क्वालिटी से बेहतर है। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन, इस पेन की क्वालिटी बेहतर है। द क्वालिटी ऑफ, एयर ऑफ दिल्ली वाला ही तो कॉन्सेप्ट है। क्वालिटी नाउन के लिए आया
जो नाउन की जगह पर आए, जो नाउन की जगह पर आए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो सोचना ही बंद कर दूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन मान लो। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसेडेंट होता है जिसकी विशेषता होता था। कहाँ है बच्चे वो? कहाँ है? और रिलेटिव प्रोनाउन खुद कंजंक्शन का काम करता है। ये देन किस लिए लिख रखी है? फिर भंडारे में आई है ये देन। कैसे हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन? थोड़ा बुद्धि का यूज कर। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो खुद कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन बनता, फिर ये देन क्यों लगा रखी है? और दूसरी बात, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इससे पीछे एक नाउन होता जिसके लिए एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता। कहाँ है वो? तो सारी बातें हमें बता रही हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हुआ? और प्रीपोजिशन है दैट, पेन की जगह पे दैट वन लिख रखा है जो एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, क्या दैट रोहन वो वाला रोहन कहने था यहाँ पे? नहीं, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ये प्रोनाउन नाउन के साथ आ जाए तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। रिलेटिव प्रोनाउन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कोई एंटीसेडेंट नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के काम आता है, किसी नाउन की विशेषता बताने के काम आता है, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। अरे हाँ के ना, की वाला मीनिंग है। और कितने हिंट चाहिए तो मैं इसको कंजंक्शन बोलने के लिए? लास्ट वाले पे आ जाइए। ये गर्ल के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहा है, पास्ट वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, साथ में कंजंक्शन चाहिए, है ना। एडजेक्टिवल क्लॉज बनाता हो जो जैसा जिसने मीनिंग देता हो, कंजंक्शन प्लस में प्रोनाउन का काम करता हो, तो चीख चीख के बता रहा मैं रिलेटिव प्रोनाउन हूँ। इससे ज़्यादा कितना चीखेगा? बोलो जी। क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा, थर्ड सेंटेंस में अगर आप चेक कर पा रहे हो, थर्ड सेंटेंस में अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो, जब मैंने आपको नाउन क्लॉज पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? ये जो दैट कंजंक्शन बनती है की वाली, ये नाउन क्लॉज बनाने का काम करती है। ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड, सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये वाला जो इतना है, ये वाला, ये इतना, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है। ये बातें आपको अब समझ में आ जानी चाहिए थी। एक बार फिर से देख लो भाई, ये लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस थोड़ा सोच लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, क्लैरिटी आ गई। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का अपना जो अगला रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आएगा। वो है जी वट। नेक्स्ट जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वट, ये बाकी सब रिलेटिव प्रोनाउन से हटके। चार रिलेटिव प्रोनाउन एक तरफ, हु, हुम, विच और दैट वो एक तरफ, और ये वट एक तरफ। ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये नाउन क्लॉज बनाता है। ये इकलौता ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है बेसिकली जो नाउन क्लॉज बनाने के काम आएगा। वट जो है वो नाउन क्लॉज बनाने के काम आएगा, इसलिए ये उनसे डिफरेंट है। इसलिए जो है ये उनसे डिफरेंट है। ठीक है सर, तीसरे वाले में दैट को ओमिट कर सकते हैं क्या? हाँ बच्चे कर सकते हैं। की वाला जब मीनिंग होता है तब ये दैट कंजंक्शन ओमिट करी जा सकते हैं, लिख दो ना लिख दो बातें की। ठीक है राकेश, इज हेल्पिंग वर्ब हो सकता है क्या? इज को हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो बेटर को क्या मेन वर्ब बना दोगे क्या? गुड, बेटर, बेस्ट एडजेक्टिव है बच्चे, सोच थोड़ा। इज के बाद तो आईएनजी फॉर्म आती है, थोड़ा तो दिमाग चलाओ। चलो फिर से लौट के आओ, क्या बोला मैंने? वट जो होता है, वट जो होता है ये नाउन क्लॉज बनाने का काम करता है, इसलिए बाकी रिलेटिव प्रोनाउन से डिफरेंट है। ठीक, आओ समझने की कोशिश करिए, आओ समझने की कोशिश करो। वट का यूज तब किया जाता है जब कोई एंटीसेडेंट ना हो। ऑब्वियस बात है, देखो समझना, ये चीज ऐसे पढ़ाई जाती है। मुझे एक बात बताना, यहां दैट का कोई एंटीसेडेंट है? एंटीसेडेंट चाहिए किसको होता है? एंटीसेडेंट होता कौन है?
सारी बातें एक बार रिलेट करो। एंटेसेडेंट कौन था? एंटेसेडेंट वह नाउन या प्रोनाउन था जिसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाता है। एंटेसेडेंट वह नाउन या प्रोनाउन है जिसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाता है, यही है, हाँ के ना? तो जब एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना ही नहीं, जब एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना ही नहीं, खुद ही नाउन क्लॉज बनना होता है, तब क्या एंटेसेडेंट कभी आता है? बताओ। हाँ जी, कुछ मेरी बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? क्या ये बात ऑब्वियस नहीं है जो मैं बात बोल रहा हूँ? देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो एक सब्जेक्ट आया, ठीक है, इसके बाद वर्ब आई, ठीक, यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज कब आएगा? यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज कब आएगा? जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन दिया होगा, तभी यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज आ सकता है, हाँ के ना? एडजेक्टिवल क्लॉज तभी आ सकता है जब कोई नाउन हो जिसकी विशेषता बतानी है, तो बात ऑब्वियस है ना। अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, तो इसके बाद यहाँ डायरेक्ट एडजेक्टिवल क्लॉज आ सकता है क्या? मेरा सवाल समझ में आ रहा है आपको? सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, एडजेक्टिवल क्लॉज कब लिखते हैं? एडजेक्टिवल क्लॉज तब लिखते हैं जब यहाँ पे कोई नाउन होगा, तभी तो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखोगे, यानी कोई एंटीसेडेंट होगा तभी तो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखोगे। अगर वर्ब अकेली है, उसके बाद कोई नाउन है ही नहीं, तो या तो यहाँ पे वर्ब के लिए कोई एडवर्ब आएगा, या तो यहाँ वर्ब के लिए कोई एडवर्बियल क्लॉज आएगा, या फिर इसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन क्लॉज आएगा, या फिर नाउन क्लॉज आएगा जो खुद ही ऑब्जेक्ट बनेगा। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? इसको सेंटेंस से समझाता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस बात को मैं सेंटेंस से समझाता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ लिखूँ कि वो लिखा भी रह जाए, बाद में कहना ना पड़े। हाँ लिख दो यार, इनके बीच में डाल देता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ वी मेट द बॉय, हम लड़के से मिले थे। अब मान लो यहाँ कोई क्लोज भर रहा है मुझे, मान लो यहाँ कोई क्लोज लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या नाउन क्लोज हो सकता है? सोचो एक बार थोड़ा। यहाँ अगर मैं इसके बाद एक क्लोज भरूंगा तो वो कैसा क्लोज होगा? नाउन क्लोज होगा कि एडजेक्टिवल क्लोज होगा? यहाँ अगर मैं अब कोई क्लोज लिखना चाहूंगा तो वो नाउन क्लोज होगा कि एडजेक्टिवल क्लोज होगा? सोचो। जब इस वर्ब के पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ चुकी हैं, जब इस वर्ब के पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ चुकी हैं, वी मेट द बॉय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ चुकी, तो अब नाउन क्लोज कैसे आ सकता है? नाउन क्लोज क्या होता है? जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने। अब इसके पास है, तो अब तो ये क्या ले सकता है? एडजेक्टिवल क्लॉज लिख सकता है। वी मेट द बॉय हु वॉन द रेस, वी मेट द बॉय, हम उस लड़के से मिले थे जिसने रेस जीती थी, हु हैड वॉन द रेस। लो, ये क्या बन जाएगा? ये एडजेक्टिवल क्लॉज बन जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? अब दैट से नाउन क्लॉज बनता है, दैट जो कंजंक्शन वाला, की वाला, वो नाउन क्लॉज बनाता है। देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, ही सेड, ठीक है? अब यहां पे बताओ क्या आएगा? क्या यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज आ सकता है? क्या यहाँ पे एडजेक्टिवल क्लॉज आ सकता है? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ कोई, अगर यहाँ पे कोई नाउन है ही नहीं, तो क्या एडजेक्टिवल क्लॉज लिख सकते हो आप यहाँ पे? और दूसरी बात, आपको पता है कि सेड वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ कैसा क्लॉज चाहिए? यहाँ नाउन क्लॉज चाहिए। कैसा क्लॉज चाहिए? नाउन क्लॉज चाहिए। ही सेड दैट ही ज्वाइंड अमन्स बैच, उसने कहा था कि उसने अमन का बैच ज्वाइन कर लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक बेसिक कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूं, क्योंकि वट जो है ना, वट जो है वो बाकियों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो नाउन क्लॉज बनाता है। तो वट कब लगेगा कब नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उसको चेक करना है ना। अगर वट कब लगेगा और ये कब लगेगा, तो एक बेसिक सी बात आपको सोचनी है कि एडजेक्टिवल क्लॉज कब लगते हैं और नाउन क्लॉज कब लगते हैं। अगर मान लो पीछे कोई नाउन होगा ही नहीं, तो एडजेक्टिवल क्लॉज कैसे आ सकता है? यहां कोई नाउन लिखा होगा तभी तो एडजेक्टिवल क्लॉज आएगा ना। अगर कोई नाउन है ही नहीं तो एडजेक्टिवल क्लॉज थोड़ी आएगा, फिर तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट देने के लिए कोई नाउन क्लॉज आएगा। इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पढ़ाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, और आगे की पूरी क्लास इसी बात पर बेस्ड है। और क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे सुनते चलो। देखो ये सेंटेंस है, तो इसमें जो किताबों में लिखा होता, मैं आपको उसकी क्लैरिटी दे रहा हूं। किताबों में लिखा होता कि वट का यूज तब करते हैं जब कोई एंटीसेडेंट ना हो, क्योंकि वट बनाता भाई साहब नाउन क्लॉज,
व्हाट बनाता है भाई साहब नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज कहाँ लगेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज लगा हुआ होगा, तो एंटीसीडेंट कहाँ से आएगा। एंटीसीडेंट कौन से टाइप के क्लॉज को चाहिए होता है, एंटीसीडेंट चाहिए होता है एडजेक्टिवल क्लॉज को। जब ये बनाता ही नहीं एडजेक्टिवल क्लॉज तो एंटीसीडेंट कैसे होगा व्हाट के केस में। तो ये जो बात किताब में लिखी होती है, अब आपके दिमाग में ये चीज की पिक्चर बन रही होगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नाउन आता है तब एडजेक्टिवल क्लॉज आते हैं, और अगर ये नाउन है ही नहीं, वर्ब को ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तब नाउन क्लॉज आते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में। व्हाट का यूज नाउन क्लॉज बनाने के लिए किया जाता है। क्लैरिटी और आएगी, थोड़ा क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ आएगा। ये दो इजी वाले सेंटेंसेस एक बार देखो, ठीक है, दो इजी वाले एक बार सेंटेंस देखो, ठीक। इन दोनों सेंटेंसेस को देखो जरा एक बार, इन दोनों सेंटेंसेस को देखो जरा एक बार, आराम से एक बार सोचो। एक बार तुम विजुलाइज करो क्या लगा हुआ है, क्यों लग रहा हुआ है, कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, एक बार सोचो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, आई नो वट यू हैव सेड, आई नो वट यू हैव सेड, मुझे पता तुमने क्या कहा है, मुझे पता तुमने क्या कहा है। आई अप्रिशिएट वट यू डिड फॉर अस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो तुमने हमारे लिए किया उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, आई सब्जेक्ट आया, नो वर्ब आया, मैं जानता हूँ ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या जानता हूँ, ये पूरी की पूरी बात। मैं जानता हूँ जो तुमने कहा है, मैं जानता हूँ जो तूने बोला है ना, वो मैं जानता हूँ क्या बोला तूने। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन क्लॉज बन रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। ये तो करा रखा है यार मैंने, ऐसे सेंटेंस तो करा रखे हैं आपको, बस उस दिन वट नहीं लगाया था। उस दिन वाई, हाउ, वेयर, दैट, ये सब वर्ड लगाए थे, आज मैंने वट लगा लिया, इतनी सी बात है, हाँ कि ना। अब अगर इसको आगे तोड़ूं तो इसके अंदर यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सैड मेन वर्ब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं। तो ये वट जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बनने काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है सैड वर्ब का, रिलेटिव प्रोनाउन है वही सब काम कर रहा है। लेकिन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में और बाकियों में क्या फर्क है, बाकी के रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, नाउन क्लॉज बनाता है, यही फर्क है। इसको देख, आई अप्रिशिएट में अप्रिशिएट करता हूं, आई अप्रिशिएट में अप्रिशिएट करता हूं, क्या अप्रिशिएट करता हूं, क्या अप्रिशिएट करता हूं, जो तूने हमारे लिए किया ना उस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो तूने हमारे लिए किया उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। ये पूरी की पूरी बात, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है, ये बात समझ में आती है हाँ कि ना। हाँ जी।
अगर मैं इसको आगे तोड़ूं तो ये सब्जेक्ट है, ये डिड यहाँ पर मेन वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड मेन वर्ब है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर आगे कोई और वर्ब आती तो ये हेल्पिंग वर्ब बनता, वरना खुद ही मेन वर्ब बन गया, पढ़ाया था बेसिक में। और प्रीपोजिशन है और अस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो तूने हमारे लिए किया, तुमने हमारे लिए किया, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये जो वट है अगर आप देख पा रहे हो तो ये डिड का ऑब्जेक्ट है और साथ साथ कंजंक्शन है। बोलो कुछ मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला? हाँ जी। अब देखो जनरली किताबों में, आम तौर से किताबों में क्या करते हैं, सिंपल सा एक रूल पढ़ा देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप कोई किताब उठा लेना, कोई किताब उठा लेना, वट के जब सेंटेंस कराएंगे ना, दो ऑप्शन देंगे, दैट वर्सेस वट का एरर बनाएंगे उसको, बस एक दैट रिलेटिव प्रोनाउन और वट, और उसके लिए रट्टा भी बिल्कुल सिंपल सा दे देंगे कि अगर बेटा देख जहाँ पे दैट या वट भरना उसके पीछे एक नाउन है, अगर उसके पीछे एक नाउन है तो उस केस में दैट आएगा, नाउन नहीं है तो वट आएगा। और वो रट्टा क्यों बना, अब शायद आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, अब आप समझ पा रहे होंगे। इधर देख, वो रट्टा क्यों बना, अगर उसके पीछे नाउन है तो एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए और दैट से एडजेक्टिवल क्लॉज बनते हैं, अगर उसके पीछे नाउन नहीं है तो नाउन क्लॉज चाहिए और वट से नाउन क्लॉज बनते हैं। ये रट्टा इसलिए आया, लेकिन एक और दैट भी तो है, ये वाला दैट रट के चले गए हम तो, लेकिन जिस बच्चे को यही नहीं पता एक और दैट भी तो है, देख ये वाला जो सिर्फ कंजंक्शन वाला दैट है। अब इसके पीछे कोई नाउन है नहीं, तो लॉजिक से क्या आना चाहिए था, जो बुक का रट्टा उससे क्या आना चाहिए था, वट आना चाहिए था। आप कोई किताब उठा लो, सब में ऐसे रटा रखा है, दुनिया जान की वीडियोस देख लो, सिंपल सा एक रट्टा पढ़ाया जाता है, दैट या वट जब भी भरना हो, पीछे यदि नाउन हो तो दैट का प्रयोग करें, नाउन न हो तो वट का प्रयोग करें। लो आ जाओ, देखो इसको, दैट है, पीछे कोई नाउन नहीं है और दैट ही सही है, यहाँ वट नहीं आएगा यहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ रट के काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी। देखो एक बार फिर से समअप कर देता हूँ, मैं फिर से समअप कर देता हूँ। अभी देखो मैं आपको ये एग्जांपल कराऊंगा, सारे ऑप्शन दूंगा आपको, सारे दूंगा, वट भी दूंगा, दैट भी दूंगा, रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट भी दूंगा, विच भी दूंगा, सारे ऑप्शन होंगे आपके पास और आपको भरना होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी अप्रोच बता रहा हूँ, इसकी अप्रोच बता रहा हूँ आपको, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा भरा जाएगा उसकी अप्रोच बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, सबसे पहले जब भी आपको किसी डैश में रिलेटिव प्रोनाउन भरना होता है तो उसकी अप्रोच बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट कैसी है, क्या मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिवल क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पर एक नाउन क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एडजेक्टिवल क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि नाउन क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, और ये चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुझे दिख गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका और उसके बाद क्लॉज भरना है, तो यहाँ नाउन क्लॉज थोड़ी आ सकता, ऑब्वियसली नाउन आ चुका फिर तो एडजेक्टिवल क्लॉज आएगा। और अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो खुद ही ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन क्लॉज चाहिए। तो ये बेसिक सी एक पहचान है, एडजेक्टिवल क्लॉज ऐसे स्ट्रक्चर में आ रहा होगा, सब्जेक्ट आ रहा होगा, वर्ब आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, यहाँ पे जो क्लॉज भरा जाएगा, इस पोजीशन पर जो क्लॉज भरा जाएगा वो एडजेक्टिवल क्लॉज होगा ज़्यादातर। ये कैसे स्ट्रक्चर में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और इस पोजीशन पर जो क्लॉज भरा जा रहा होगा वो नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। अच्छा, अब एडजेक्टिवल क्लॉज कौन कौन बनाते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं अपने हु हुम, है ना, विच और दैट। अब इनमें कौन सा कब लगाते हैं, याद करो, ये बातें तो अपन 50 बार पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन सा कब लगाते हैं, ये बातें तो अपन 50 बार पढ़ चुके हैं। अरे हाँ के ना, इंसानों की बात करनी हो तो हु हुम लगा देंगे, चीज़ों की बात करनी हो, एनिमल्स की बात करनी हो, विच लगा देंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस आ रखा हो तो दैट लगा देंगे, या फिर ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल का कॉम्बो हो, या फिर ह्यूमन बीइंग प्लस थिंग का कॉम्बो हो तो दैट लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। ऐसी नाउन क्लॉज कौन कौन बना सकते हैं जी, ऐसी नाउन क्लॉज बना सकते हैं अपने वट या दैट, हाँ के ना। नाउन क्लॉज और भी चीज़ों से बनता है, वाई से भी बनता है, वेयर से भी बनता है, हाउ से भी बनता है, लेकिन उसका एरर आएगा नहीं ना, उसमें तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। कन्फ्यूजन तो इस दैट और इस दैट का होना है,
कन्फ्यूजन तो इस दैट और इस दैट का होना है, इसलिए वो वाली बातें, वो वाले वर्ड यहां पर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा कब लगाएंगे, ये भी नाउन क्लोज बनाता है, ये भी नाउन क्लोज बनाता है, कौन सा कब लगाएंगे? अगर मुझे मीनिंग लग रहा है कि मीनिंग यहाँ निकल रहा है जो, जिसने, इस टाइप का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाला मीनिंग निकल रहा है, तो व्हाट आ जाएगा। अगर मीनिंग निकल रहा है की वाला, तो फिर ये आ जाएगा। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो व्हाट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन होने के नाते ये बेसिकली प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन है, तो ये प्रोनाउन का भी काम करेगा और कंजंक्शन का भी काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन का ही काम करेगा, ये कोई प्रोनाउन का काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन बनता है। इतनी थ्योरी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, मैंने कुछ नया नहीं बोला है, नया नहीं बोला, बस जो पहले पढ़ाया है उसको एक चार्ट पे लिख दिया मैंने। ठीक, जब भी आपको किसी फिलअप के अंदर, मान लो एक सेंटेंस है उसके अंदर मैंने एक फिलअप भर दिया और उसमें आपसे पूछूं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगेगा, हु लगेगा, हुम लगेगा, विच लगेगा, दैट लगेगा, व्हाट लगेगा, कि ये सिर्फ कंजंक्शन वाला जो दैट है ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे को क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहला तो ये करना है कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि नाउन क्लॉज चाहिए, ये सोच लो। ठीक है, इसी से देखो ऑप्शन रेस से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही आपको पता चल गया नाउन क्लॉज चाहिए तो ये 4 ऑप्शन सीधे कट गए। जैसे ही आपको पता चल गया एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए तो ये 2 ऑप्शन कट गए। सबसे पहले तो ये चेक करो कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए कि नाउन क्लॉज चाहिए। कैसे पता चलता है, आसान कर दिया, देखो अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे कोई क्लॉज भरना है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई क्लॉज भरना है, तो एडजेक्टिवल क्लॉज होगा। और अगर खुद नाउन प्रोनाउन बनाना चाहते हो, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे क्या भरना है, नाउन क्लॉज भरना है। तो पहले तो चेक करो कि नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए। फिर इनमें आपस में कौन सा कब लगाते हो आपको पता ही है। हु हुम इंसानों की बात करता है, सब्जेक्टिव केस चाहिए हो तो हु लगा देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हो तो हुम लगा देते हैं। ये चीज़ों और एनिमल्स की बात करता है विच वाला, और दैट वाला कब आता है, जब एम्फोसिस डालना हो या फिर ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल या ह्यूमन बीइंग प्लस थिंग का कॉम्बो हो। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, दोनों ही नाउन क्लोज बनाते हैं, लेकिन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मीनिंग जो या फिर क्या वाला मीनिंग भी देता है कई बार, या फिर ये कई बार क्या वाला मीनिंग भी देता है, जो या फिर क्या वाला मीनिंग देता है, ये 2 मीनिंग देगा। ये सिर्फ की वाला मीनिंग देगा, सिर्फ एक पॉज देने का काम करेगा। ये प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होगा, यानी अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले फर्ज भी ये निभाएगा। ये प्रोनाउन नहीं होता तो ये सिर्फ कंजंक्शन बनता है, अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाले फर्ज ये नहीं निभाएगा। ठीक है, आ जाओ जी। अब आंसर मत सोचो, आप विच वगैरह ऐसे सोचो मत, पहले आप खाली ये सोचो कि मुझे नाउन क्लॉज लगाना है कि या एडजेक्टिवल क्लॉज लगाना है। सोचो एक बार, या नाउन क्लॉज आएगा कि एडजेक्टिवल। एक बार फिर देखो इधर माइंड में क्लैरिटी देखो, सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है, अगर ऑब्जेक्ट भी आ चुका है, अगर एक वर्ब के पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ चुके हैं तो ऑब्वियस बात है अब नाउन क्लॉज तो लगेगा नहीं। इस पोजीशन पर ऑब्वियस बात है कि आपको एडजेक्टिवल क्लॉज देखने को मिलेगा, हाँ कि ना। और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है और ये वर्ब ट्रांजिटिव और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज आ सकता है क्या। एडजेक्टिवल क्लॉज कब आते हैं, जब एक नाउन की विशेषता बताने के लिए क्लॉज लिखना हो। अरे हाँ कि ना, यहाँ पे तो ऑब्वियस बात है कि इस पोजीशन पर अगर लिखना है तो आपको नाउन क्लॉज लिखना पड़ेगा, या फिर इस वर्ब के लिए एडवर्बियल क्लॉज आएगा। अभी एडवर्ब की अपन बात नहीं कर रहे, नाउन या एडजेक्टिवल रिलेटिव प्रोनाउन की बात चल रही है, वो या तो नाउन क्लॉज बनाते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, इसलिए एडवर्ब वाला ऑप्शन अभी जिक्र कर नहीं रहे। ठीक है, पहले आप आराम से ये सोचो कि आपको यहाँ चाहिए क्या, आपको नाउन क्लॉज चाहिए कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए, सोचो।
सबसे पहले आप खाली मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको यहाँ नाउन क्लॉज लगाना है कि एडजेक्टिवल क्लॉज लगाना है। सिर्फ इतना बताओ, आंसर मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि नाउन क्लॉज लगाना है कि एडजेक्टिवल क्लॉज लगाना है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक ही टॉट येस्टरडे। मैं समझ नहीं पाया था वो टॉपिक, मैं समझ नहीं पाया था वो टॉपिक, मैं समझ नहीं पाया था वो टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था। ठीक है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, अंडरस्टैंड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, टॉपिक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप सबको पता चल गया कि इस वर्ब के पास तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ गए। अगर किसी वर्ब के हाथों में ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हैं तो वो क्या अपने मुंह से कभी नाउन क्लोज मांगेगी? नाउन क्लोज कब लगते हैं? जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ चुकी हैं भाई साहब, इस वर्ब के पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ चुकी हैं, तो अब यहाँ पे क्या नाउन क्लोज की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। यहाँ पे मुझे इस टॉपिक की विशेषता बताने वाले एक एडजेक्टिवल क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही मुझे बात पता चली तो ये दोनों ऑप्शन तो रेस से ही बाहर हो गए, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों तो नाउन क्लॉज बनाते थे, इसलिए दोनों रेस से बाहर हो गए। अब बचे ये ऑप्शन। हु हुम तो इंसानों के लिए आता है, ये टॉपिक मतलब मुझे समझ नहीं आया था वो टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था, ये कहना है। तो यहाँ पे हु हुम तो इंसानों के लिए आते हैं, टॉपिक को इंसान तो है नहीं। अब बचा विच या फिर दैट, हाँ कि ना। ग्रामेटिकली यहाँ पे विच भी ठीक है, दैट भी ठीक है, दोनों ठीक है यहाँ पे। और नाउन से पहले अगर यहाँ पे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द ओनली टॉपिक, द टफेस्ट टॉपिक ऐसा कुछ लिखा होता तो दैट हो जाता, फिर तो सोचना ही ना पड़ता। अगर यहाँ पे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक अ टॉपिक होता तो विच आ जाता। द लगा दें तो ग्रामेटिकली दोनों ठीक होते हैं, यहाँ पे विच भी ठीक है और दैट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखी नहीं कि दोनों चॉइस में हो। खुदा ना खास्ता आ जाए तो फिर आप दैट को प्रेफर कर लेना। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब इसको ट्राई करो, सेम वैसे ही डिट्टो वैसे ही है, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है, ट्राई करो इसको। हाँ जी, क्लैरिटी आ गई कि साफ साफ मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है। सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, हाँ कि ना। आई सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, अंडरस्टैंड मेन वर्ब है। मुझे दिख रहा है सब्जेक्ट, जब नाउन है ही नहीं, यहाँ पे कोई नाउन है ही नहीं, तो क्या यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज आ सकता है किसी कीमत पर? नहीं। तो ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर में मुझे क्या लगाना था, नाउन क्लॉज लगाना था। जैसी क्लैरिटी आई कि नाउन क्लॉज आएगा, सट 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 काट दो इनको, बात ही खत्म हो गई। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये तो सब एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं, तो इनको निकाल दो, हाँ कि ना। दैट और व्हाट आ गया। अब यहाँ पे दोनों नाउन क्लॉज बनाते हैं, कौन सा लगाऊं? मैं समझ नहीं पाया था टॉपिक, मैं समझ नहीं पाया था टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था, मैं समझ नहीं पाया था टॉपिक जो उसने कल पढ़ाया था। कि उसने कल पढ़ाया था कि जो वाला मीनिंग देना। दूसरी बात, ही सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। वैसे तो टीच वर्ब इनट्रांजिटिव भी हो जाती है, लेकिन कब? वह अच्छा पढ़ाता है, टीच इज वेल, ही टीचेज वेल। लेकिन ऐसा सेंटेंस ही टॉट, ये खत्म हो सकता है, ही टॉट, ये हो सकता है? कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा सर, ही टॉट द टॉपिक, ही टॉट द चैप्टर, कुछ ना कुछ तो सर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए,
हिंदी मीनिंग से चेक कर पा रहे हो कि जो वाला मीनिंग देना है। दूसरा, इस डॉट वर्ब को ऑब्जेक्ट भी बनाना है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कंजंक्शन भी बन जाए और साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर ले? तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, यानी सिर्फ कंजंक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ वट लगाना पड़ेगा। ये जो वट है ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, जो नाउन क्लॉज बनाएगा। ये जो इतना पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन आप भाई साहब यहाँ लगाएंगे, ये नाउन क्लॉज बनेगा, जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा अंडरस्टैंड वर्ब का, जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब अंडरस्टैंड। हाँ कि ना? और ये अपने आप में इसकी क्या कहानी चल रही है, इसके अंदर इसकी क्या कहानी चल रही है? ये जो वट है, ये जो वट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस डॉट वर्ब का और साथ में कंजंक्शन बनेगा। कुछ आई बात समझ में? ऐसी पिछले वाले में ये जो यहाँ पे विच या ये लगा के ये जो तुम पूरा लिखोगे, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज बनेगा इस टॉपिक के लिए। बोलो भाई, क्लैरिटी आ रही है? मन से आवाज निकल रही है? क्या गजब पढ़ाते हो सर। पता है, आदमी की कदर तभी होती है जब उसने ठोकर खा रखी हो। टीचर की कदर तभी होती है जब वो कहीं ठोकर खा के आया हो। जिसने पहले कहीं पढ़ा है, क्या कभी जिंदगी में इतनी क्लैरिटी से चीजें क्लियर हुई थी कि क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, यही क्यों लग रहा है, वो क्यों नहीं लग रहा, ये क्यों लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? फर्क आपको नजर आ रहा होगा। करो जरा इसको। आइए जरा। आई डोंट नो, आई डोंट नो शी सेड अबाउट योर पेरेंट्स। आई डोंट नो शी सेड अबाउट योर पेरेंट्स। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए? हाँ जी, ऑब्वियसली नाउन क्लॉज चाहिए, ऑब्जेक्टिवल क्लॉज चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट है? नाउन क्लॉज की रिक्वायरमेंट। जैसे ही मुझे बात क्लियर हुई, सट सट काट दूं, हटा दूं इनको सबको। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन। ये आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, नो यहाँ पर मेन वर्ब है। मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? मुझे यहाँ पर नाउन क्लॉज बनाना है। हाँ कि ना? नाउन क्लॉज तो इन दोनों से बनता है, कौन सा लगाऊं बोलो? इन दोनों में से कौन सा लगाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता जो कहा था उसने तेरे पेरेंट्स के बारे में, जो उसने तेरे पेरेंट्स के बारे में कहा था ना, मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता क्या कहा था उसने तेरे पेरेंट्स के बारे में, जो या क्या वाला मीनिंग है, की वाला तो मीनिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शी सब्जेक्ट है, सैड हेल्पिंग वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सैड मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे सब बच्चों को पता है कि सैड तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, याद करो। ही सैड दैट, सैड तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अगर ये दैट लगाओगे तो सिर्फ कंजंक्शन बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता नहीं। तो ये बातें चीख चीख के बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा? वट आएगा। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? वट लगाना पड़ेगा। ये क्या बनेगा? ये साथ साथ एक तो ऑब्जेक्ट बनेगा प्लस में कंजंक्शन बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा इस सैड वर्ब का, और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? ये नाउन क्लॉज बनेगा। इसके लिए ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नो। इसमें बताइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा? आज का शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। बस 5 मिनट में क्लास छूटने ही वाली है, ऐसे घबराना मत, है ना। करो जरा इसको, बताओ जरा। ही सेड डैश। अब तुम्हें देखते ही पता चल गया, ही सेड सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कोई नाउन तो है ही नहीं कि एडजेक्टिवल क्लॉज चाहिए। एडजेक्टिवल क्लॉज नहीं चाहिए तो ये वाला ऑप्शन
ये वाला ऑप्शन दोनों रेस से बाहर हो गए, हाँ कि ना। नाउन क्लॉज किससे बनता है? व्हाट से बनता है और दैट से बनता है, जो कंजंक्शन होता है वो वाले दैट से। रिलेटिव प्रोनाउन विच और ये सब तो एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं। अब यहाँ आगे क्या चाहिए? आगे क्या चाहिए? ही सेड ही वुड ज्वाइन। उसने कहा था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगा। उसने कहा था कि वो अमन का बैच ज्वाइन करेगा, हाँ कि ना। की वाला मीनिंग है, पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट आ चुका, ऑब्जेक्ट आ चुका है, जॉइन वर्ब के पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ चुका है, तो इस वाले क्लॉज में मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, हाँ कि ना। क्योंकि वट लगाओगे तो वो अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, मुझे तो यहाँ सिर्फ कंजंक्शन चाहिए। ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि ये आएगा जी इसमें। जब आप दैट लगा के, जब आप यहाँ पे दैट लगा के, ये जो सिर्फ कंजंक्शन बनने वाला दैट है, ये पूरा का पूरा लिखोगे, हाँ दैट ड्रॉप हो सकता है, लिखो ना लिखो बात एक ही है, लेकिन इनमें से छांटना तो बताना तो पड़ेगा ना फिलहाल। तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज बनेगा, ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब सेड। थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ऐसी क्लैरिटी कभी जीवन में आई नहीं होगी, ये भी मेरा वादा है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, इसको कर दो अब जल्दी से। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता। आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, नो मेन वर्ब है, स्टेटमेंट इसका ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्ट इस पर एम्फेसिस डाल रहा है। मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, एम्फेटिक एडजेक्टिव के अंदर में लिख सकते हो, वरना टाइप में मत बांटो, सीधा एडजेक्टिव लिख के छोड़ दो चलेगा। मुझे वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता जो उसने कही थी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें आ चुकी है तो नाउन क्लॉज तो चाहिए नहीं। जब मेरे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ चुका है तो यहाँ पे नाउन क्लॉज तो चाहिए नहीं, ऑब्वियस बात है कि एडजेक्टिवल क्लॉज लगेगा। तो इसका मतलब ये दो तो रेस से बाहर कर दूँ, हुम इंसानों के लिए आते हैं, रेस से बाहर कर दूँ। अब बचा विच और दैट, लेकिन एग्जैक्ट से एम्फसिस आ गया, एग्जैक्ट से एम्फसिस आ गया, तो यहाँ पे फिर विच को भी प्रेफर नहीं कर पाएंगे हम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दैट आ पाएगा रिलेटिव प्रोनाउन वाला, जो कि क्या बन रहा है, जो कि क्या बन रहा है, ये दैट क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है सैड वर्ब का और साथ में कंजंक्शन बन रहा है। और ये पूरा का पूरा क्लॉज कैसा है, ये पूरा का पूरा क्लॉज कैसा है, एडजेक्टिवल क्लॉज है। ठीक है जी। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन की 3-4 क्लास हैं बच्चे, थोड़ी हैवी क्लास हैं। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिन्होंने जिन्होंने पहले किसी टीचर से कोचिंग ली है, पहले किसी टीचर से कोचिंग ली है, वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि वहाँ कैसे रटा के कराया था, कितने इजी इजी, पीछे ये आ जाए तो ये लगा देना, ये आ जाए तो ये लगा देना। क्योंकि बच्चे टीचर्स को खुद को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और जिसको थोड़े मोटे खुद को क्लियर है वो समझा पाए बच्चे को, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मैंने अपने जीवन के इस प्रोफेशन को 10 साल दिए हैं तो मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। ठीक है जी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बिल्कुल डीमोरलाइज ना हो, ये 4 क्लासेस वाक्य में ही थोड़ी हैवी हैं भाई। जब से रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग डली है, एक छोटा सा सेमी वर्ब का कॉन्सेप्ट और होगा कल की क्लास में, मतलब अगली जो, कल तो थर्सडे छुट्टी है, फ्राइडे की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन की हेडिंग से लेकर अगला प्रोनाउन यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बीच का ये जो कंटेंट है, ये बच्चे सच में हैवी है, सच में हैवी है। तो 2 बार 3 बार 4 बार देखना पड़े तो देख, लेकिन डीमोरलाइज मत हो, खुद पे और मेरे पे भरोसा रख। बस की 4 ही क्लास की बात है, इसके बाद का सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर स्मूथ तेरे को समझ में आएगा। बस जैसे तैसे 2 बार 3 बार 4 बार देख के तो खुद को ये पचा ले।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। जिस आपने उम्मीद से ये फीस पे करी थी वो वसूल होती हुई फीलिंग आ रही होगी।